हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो बच्चे क्लास 10th में अभी इस समय हैं और 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि हम डेली साइंस और मैथ के एक एक वीडियो लेके आते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को शुरू करने के लिए हमको एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझना होगा, जिसका नाम है परिवर्तन। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन को इंग्लिश में चेंज बोलते हैं। चेंज। परिवर्तन को अगर बहुत साधारण भाषा में कहा जाए तो परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। जैसे किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदल जाना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन। जैसे दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, दूध का दही में बदल जाना परिवर्तन है। कागज़ को हम जला दिए, कागज़ राख में बदल गया, क्या है? परिवर्तन है। लोहे को फेंक दिए, ऐसे बाहर खुले में फेंक दिए, लोहे में जंग लग गया तो क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है। पानी को हम क्या किए? फ्रिज में रख दिए और पानी बहुत ठंडा होके बर्फ़ जम गया, क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें ये परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है, बदलाव हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे और अगर जिंदा उदाहरण देखें, मान लीजिए हाथ पर जो है आग गिर गया, आग, और हमारा हाथ वहाँ जल जाता है, क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। जो हमारा स्किन है उसका कलर चेंज हो जाता है, तो बदलाव होता है। तो बदलाव को ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? परिवर्तन। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होती रहती हैं, परिवर्तन की घटनाएं। तो ये जो परिवर्तन है, इसको साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि ये जो परिवर्तन है दो प्रकार का होता है। साइंस के हिसाब से देखें तो परिवर्तन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। हम परिवर्तन इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हमारा जो लेसन का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को, समीकरण को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या है, परिवर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो हम बहुत ही बेसिक से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि आपको क्लास 10th का साइंस बिल्कुल ही नहीं आता है और आपने 9th में भी साइंस नहीं पढ़ा है, तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर ले आएँ। ठीक है। तो आप परिवर्तन समझिए। तो परिवर्तन का आप अर्थ समझ गए कि परिवर्तन क्या है? बदलाव है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदल जाना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। अब विज्ञान कहता है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। विज्ञान के अनुसार परिवर्तन दो प्रकार का होता है। जो पहला है उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। और जो दूसरा परिवर्तन है उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं भाई केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। तो विज्ञान में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। एक एक उदाहरण से दोनों को के अंतर को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जल ले लिया, ठीक है, जल ले लिया, और जल को आपने ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद जल जो है बर्फ़ बन गया। जल को हमने क्या किया? फ्रिज में डाल दिया,
ठंडा होते 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 बोतल में रखे थे, ठंडा होते 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 क्या हो गया, बर्फ जम गया। ठीक है, बर्फ जम गया। तो क्या जल के और बर्फ के जो गुण है उसमें बदलाव हुआ? जो गुण जल का है वही गुण बर्फ का है। जल का फार्मूला भी H2O, बर्फ का फार्मूला भी H2O। ध्यान देना, जल का बर्फ बन जाना केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। जल हमारा द्रव अवस्था में था, बर्फ ठोस अवस्था में हो गया, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। जैसा जल है वैसा बर्फ है। जल और बर्फ के गुण में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। हम बर्फ को छोड़ देंगे, फिर धीरे 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 वो तापमान लेते 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 गर्म होते होते क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। आप नॉर्मली बर्फ को छोड़ दीजिए, खुले में रख करके देखिए वो जल बन जाता है। तो यहाँ जल से क्या बना, बर्फ बना। बर्फ से क्या बन सकता है, जल बन सकता है। तो यहाँ पर जल के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जल के संघटन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितना जो फार्मूला H2O जल का है वही फार्मूला बर्फ का है। तो यहाँ पर जल में कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस इसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है। जल का जो गुण है वही बर्फ का गुण है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, केवल अवस्था बदल रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये भौतिक गुण है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। जैसे एक और उदाहरण, मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, एक पन्ना ले लीजिए और पन्ने को हमने दो भाग में क्या कर दिया, फाड़ दिया। पन्ने को दो भाग में क्या कर दिया, फाड़ दिया। जब पन्ने को दो भाग में हमने फाड़ा तो पन्ने का जो आकार था, आकार में क्या हो गया, बदलाव हो गया। लेकिन ये भी कागज, ये भी कागज, कागज को हमने क्या कर दिया, फाड़ दिया। ये भी कागज, ये भी कागज। तो क्या कागज का गुण बदल गया? बिल्कुल नहीं, नहीं बदला। ये भी कागज था, ये भी कागज था। मान लीजिए कि एक लकड़ी है, छोटी सी लकड़ी है, लकड़ी हमने उसको तोड़ के दो भाग में बांट दिया। तो लकड़ी का निश्चित रूप से लंबाई में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये भी लकड़ी, ये भी लकड़ी, दोनों लकड़ी लकड़ी लकड़ी, कोई अंतर नहीं हुआ। तो ये जो परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन हुआ या इसके ठोस अवस्था से द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल गया, या हम लोग का जो कागज का टुकड़ा था ये एक भाग से दो भाग में हो गया, इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं इसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के जो मुख्य गुण है, रासायनिक गुण है, रासायनिक संघटन है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। दोनों एक ही पदार्थ हैं, अलग अलग होने के बाद, टूटने के बाद, बंट जाने के बाद भी दोनों पदार्थ एक ही हैं, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उसको हम कहेंगे कि कौन सा परिवर्तन है, वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी कागज को हम जला देते हैं, उसी कागज को हम क्या करते हैं, जला देते हैं, तो कागज जल करके राख में कन्वर्ट हो गया। तो अब एक राख बना, पहले क्या था, कागज था। तो राख और कागज का गुण क्या हो गया, अलग अलग हो गया। राख पर हम लिख सकते हैं, कागज पर लिख सकते हैं, राख पर नहीं लिख सकते हैं। कागज अलग हो गया, राख अलग हो गया, दोनों का गुण क्या हो गया, बदल गया। लकड़ी है, लकड़ी को हम दो टुकड़े में क्या कर दिए, काट दिए। दोनों का दोनों टुकड़ा क्या है, लकड़ी है। लेकिन एक लकड़ी को अगर जला दिया गया तो उसका राख बन गया। अब राख और लकड़ी दोनों एक नहीं है, दोनों के जो संगठन है उनमें क्या है, अंतर हो गया। तो लकड़ी से राख का बन जाना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन लकड़ी का दो टुकड़ों में कट जाना भौतिक परिवर्तन है। जैसे दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, तो दूध का गुण अलग है, दही का गुण अलग है। दूध टेस्ट में कुछ और लगता है, दही टेस्ट में कुछ और लगता है। दोनों के गुणों में क्या है, बिल्कुल अंतर है। तो दूध से दही का जमना परिवर्तन तो है, लेकिन भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुण ही बदल गया, गुण बदल गया। दूध का गुण अलग है, दही का गुण अलग है, तो यहाँ पर गुण बदल रहा है, इसलिए इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। एक और उदाहरण, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, लोहा मान लीजिए कि फ्रेश लोहा है तो वो कुछ अलग उसके गुण है, और वही लोहा, उसी लोहे में जब जंग पकड़ लेता है तो जो लोहा होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी मजबूती क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लोहे में जो जंग लगना है ये परिवर्तन तो है, लेकिन ये परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और जल का बर्फ में बदल जाना भौतिक परिवर्तन है।
तो उम्मीद है कि आप परिवर्तन समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो लकड़ी को 2 टुकड़ों में काट देना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसको जला देना रासायनिक परिवर्तन। दूध मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर दूध को आधा आधा लीटर बांट दिए, भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध का दही जमा दिए, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना कि उस पदार्थ का गुण नहीं बदलता है, पहले अवस्था में वही गुण रहेगा, दूसरे अवस्था में भी वही गुण रहेगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का गुण क्या होता है, बदल जाता है। आप चावल ले लीजिए, चावल, और चावल से बनाइए भात। चावल लीजिए, चावल से बनाइए भात। तो यहाँ पर चावल का गुण अलग है, भात का गुण अलग है। तो चावल से भात बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। चावल से भात बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमारे टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में कि कभी कभी हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो हमको एक तीसरा पदार्थ मिल जाता है। कभी कभी हम एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनता है। ऐसा होता है। जैसे एक बहुत सिंपल हम उदाहरण ले रहे हैं, आपके दैनिक जीवन में बहुत बार प्रयोग किया होगा। दूध ले लीजिए, ठीक है, दूध प्लस जोरन, दूध प्लस जोरन बराबर नहीं, तीर मारिए, दूध प्लस जोरन बराबर दही। तो दूध में क्या डाल दिए, जोरन डाल दिए, बन गया दही। तो यहाँ पर दूध एक पदार्थ है, जोरन दूसरा पदार्थ है, दोनों पदार्थ मिला, रात भर अभिक्रिया हुआ, और रात भर अभिक्रिया होने के बाद क्या तैयार हो गया, सुबह सुबह दही तैयार हो गया, एकदम फ्रेश। तो यहाँ पर 2 पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। 2 पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो परिभाषा दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया का कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिस पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थों के गुणों से क्या होता है, भिन्न होता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या हुआ है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये बहुत हमने मतलब एक तरह से कहें तो देसी उदाहरण लिया है। अब इसको परीक्षा में नहीं लिखेंगे कि दूध प्लस जोरन बराबर दही, ये सब नहीं लिखा जाता है। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण इन दोनों पदार्थों के गुणों से क्या हो, भिन्न हो, तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप लेते हैं NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक रासायनिक पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया तनु HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इतना थोड़ा तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये देखिए, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिला दिए, हम मिला दिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिए, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये दोनों आपस में क्रिया करता है। ठीक है, आपस में दोनों में क्या करेगा, क्रिया होगा, और इसका जो Na है वो इसके Cl को लेके और बना देगा NaCl। क्या बनाएगा दोस्तों, NaCl।
और जो इसका OH है वह OH इस H के साथ, तो H और H H2 और यह O दोनों मिलकर क्या बना देगा H2O। ठीक है, NaOH प्लस HCl आपस में मिलकर क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो Na और Cl मिलके NaCl बनाता है और प्लस यह H और यहाँ का OH ये दोनों आपस में मिलकर के बनाते हैं H2O। एक ही H यहाँ है, एक ही H यहाँ है। तो यहाँ पर देखिएगा हम जो मिलाए हैं यह पदार्थ दोनों अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों अलग अलग पदार्थ मिलके एक तीसरा अलग पदार्थ बना दिए। यह मिलकर के यह दोनों पदार्थ बनाए हैं। NaOH और HCl मिलकर क्या बनाया है NaCl और H2O। इसको बोलते हैं नमक। ये क्या है, ये नमक है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और प्लस जल। अब आपको यहाँ देखना ये है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो गुण है, सोडियम क्लोराइड का जो NaCl का गुण है वो ना तो NaOH से मिलता है ना ही HCl से मिलता है। तो यहाँ पर जो नया पदार्थ बन रहा है उसका गुण ना तो NaOH से मिल रहा है और ना ही HCl से मिल रहा है, ना NaOH से ना HCl से। ये बिल्कुल नया पदार्थ बना। उसी तरह एक नया पदार्थ बन रहा है H2O ना तो उसका गुण HCl से मिलता है ना तो उसका गुण NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है। तो यहाँ पर जो दो नए नए पदार्थ बन रहे हैं इनके जो गुण हैं वो ना तो आपके इस वाले पदार्थ से मिल रहे हैं ना इस वाले पदार्थ से मिल रहे हैं। इसका जो गुण है वो नया गुण है, जिससे मिलकर बना है उसके जैसा गुण इसका नहीं है, बल्कि नया गुण इसमें आ रहा है। ये नया पदार्थ बन रहा है। तो अब हम कहेंगे कि ये क्या है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण इन जो अवयवी पदार्थ हैं इनके गुणों से भिन्न होता है, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। अब अगर हम कहें कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है भाई, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो आखिर इसकी पहचान क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान है। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या पहचान है, तो सबसे जो पहला पहचान है वो है रंग में परिवर्तन। सबसे पहला पहचान क्या है, रंग में परिवर्तन। तो अगर कहीं पर किसी क्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला पहचान क्या है। कहीं पर आप लैब में मान लीजिए प्रयोग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पर कलर अगर चेंज हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। तो सबसे पहला पहचान क्या है, रंग में परिवर्तन। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन। दूसरा इसका पहचान है अवस्था में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है कि ये ठोस से द्रव हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है, गैस से कोलाइड हो सकता है, कोलाइड से प्लाज्मा हो सकता है, मतलब कि अवस्था में परिवर्तन। तो याद रखना है बिल्कुल, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के होने की क्या पहचान है। तो ये पहचान है रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तीसरा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, तीसरा है आपका ताप में परिवर्तन। चौथा है गंध निकलना। गंध निकल सकता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हो सकता है कोई विशेष प्रकार का वहाँ पर क्या निकलता हो, गंध निकलता हो। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के होने के क्या है, पहचान है। और हो सकता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप को हम झाग कह सकते हैं, झाग बनना। ठीक है, झाग बनना। गंध निकलना या यहाँ पर कह सकते हैं गैस का निकलना, गैस का निकलना।
ध्यान दीजिएगा, गैस का निकलना। तो ये जो 5 है, ये 5 रासायनिक अभिक्रिया के होने के पहचान है कि हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या पहचान है? रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गंध निकलना मतलब महकना या बदबू करना, या कोई गैस का निकलना, तो और अवक्षेप बनना। तो ये 5 जो है रासायनिक अभिक्रिया को होने के पहचान है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में संकेत के बारे में, जैसे Ca कैल्शियम, Ca क्या है? कैल्शियम है, और इसी में O ऑक्सीजन, क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीजन। तो CaO जो फॉर्मूला है ये है कली चूना का, कली चूना। ठीक है, कली चूना जो बोरा में पैक करके आता है, कली चूना। CaO जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? जैसे जो लोग सुरती खाते हैं ना, खैनी, तो खैनी खाते हैं तो वो जो चूना आप देखे होंगे तो वो पानी में भिगोया गया रहता है, पानी में भिगोया गया रहता है। तो पानी में डायरेक्टली मार्केट में पानी में भिगो के थोड़ी मिलता है, पहले वो बोरा में पैक करके आता है। उसके बाद से जो सुरती बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं कि 1 किलो 2 किलो खरीद के लेके पानी में भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद तब उसको देते हैं सुरती के साथ, उसको मिला के और सुरती खाया जाता है। तो सुरती में जो खाने वाला चूना है तो वो भिगोने से पहले क्या था? कली चूना था। और कली चूना का सूत्र होता है CaO, सूत्र है कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। जब उस कली चूना में हम पानी डालते हैं, जब उस कली चूना में क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, तो पानी के डाल देने से चूना जो है पूरा खदकने लगता है, पूरा उबलने लगता है, पानी उबल जाता है, और उबलने के बाद धीरे धीरे पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। और अब जो है उस चूना में पानी क्या हो गया है? मिल गया है। तो अब बना है वो CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बूझा चूना, बूझा चूना, और इसको बोलते हैं कली चूना। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपका क्या है? जल है। ठीक है, तो जब हम कली चूना में जल डाल देते हैं तो वो चूना कैसा होता है? बूझ जाता है। मतलब कि जब मार्केट से खरीद के चूना ले आइए डायरेक्ट, और उस चूना में पानी डाल दीजिए, और पानी डाल देंगे तो पानी में मिल करके बूझा चूना बन जाएगा, और उस बूझा चूना को सुरती में लाइए और आराम से खा के मस्त हो जाइए। तो यहाँ पर जो बूझा चूना बनाने जो बना है वो कली चूना और जल के मिलने से बना है। तो यहाँ पर जब कली चूना में जल मिलता है तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद मिलता है बूझा चूना। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम दिखाएंगे कैसे, प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम रासायनिक पदार्थों को सूत्रों और संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं, हम उन पदार्थों के यौगिकों के सूत्रों और संकेतों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको बूझा चूना का रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करना था कि बूझा चूना कैसे बनता है। तो कली चूना में जब जल हम मिलाते हैं, कली चूना का सूत्र होता है CaO। ठीक है, ये सूत्र क्या? संकेत। सूत्र मतलब क्या समझ रहे हैं? संकेत। कली चूना को सांकेतिक रूप में हम कैसे लिखते हैं? CaO। तो इस कली चूना में जल मिलाते हैं, जल का संकेत क्या है? संकेत में तो सूत्र H2O। तो यहाँ पर इस रिएक्शन से हमको ये पता चल रहा है कि कली चूना में जब जल मिलाए हैं तो बूझा चूना मिला है। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को सांकेतिक रूप से
रासायनिक अभिक्रियाओं को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करने की जो विधि है, इस विधि को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन संकेत के रूप में हुआ है। किस संकेत के रूप में हुआ है? तो पदार्थों के सूत्रों, देख रहे हैं ये सूत्र, और संकेतों के रूप में। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेतों के रूप में जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन करने की विधि को, लिखने की विधि को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो ये जो हमने लिखा है ये एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण के कुछ लाभ भी हैं। रासायनिक समीकरण के क्या है? कुछ लाभ है। जैसे आप एक और चीज़ समझ सकते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, तमाम रिएक्शन हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कॉपर प्लस फेरस सल्फेट मिलकर बना दिया CuSO, कॉपर नहीं जिंक ले लीजिए, जिंक फेरस सल्फेट मिलकर बनाया जिंक सल्फेट प्लस फेरस। तो ये जो भी हम लिख रहे हैं क्या है? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण से हमको फ़ायदा क्या है कि रासायनिक समीकरण से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं और वहाँ से कौन कौन सा पदार्थ प्राप्त हुआ है, कौन कौन सा पदार्थ बना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से इसकी पहचान हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों को आपस में मिलाते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। उनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों को आपस में मिलाते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, उनको बोलते हैं अभिकारक। तो ये भी दोनों क्या हैं? इनको हम बोलेंगे कि ये क्या है? अभिकारक। यहाँ इनको हम कह सकते हैं अभिकारक। और इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बना है इसको हम बोलते हैं उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद है। ये भी आपका क्या है? उत्पाद है। ये भी आपका क्या है? उत्पाद है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला दिए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जिंक में फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट इसको पढ़ सकते हैं। जिंक में जब फेरस सल्फेट मिलाते हैं तो जिंक क्या करता है कि फेरस को हटा देता है और अब खुद वहाँ पर आ जाता है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और आयरन अलग हो जाता है। तो ये अभिकारक हैं और इनको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया से एक लाभ ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन सा पदार्थ हमको उत्पाद के रूप में मिल रहा है, इसकी जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। हम रासायनिक अभिक्रिया से ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा पदार्थ कितना मात्रा में लिया गया है, कौन सा पदार्थ कितना मात्रा में लिया गया है, ये रासायनिक अभिक्रिया को देख करके नहीं बताया जा सकता। जैसे इसमें कितना चूना लिए हैं, कितना जल लिए हैं, इसके मात्रा की जानकारी हमको नहीं है। यहाँ पर इसको गर्म किया जा रहा है कि ठंडा किया जा रहा है, ये भी जानकारी हमको नहीं है। तो किसी पदार्थ की कितनी मात्रा है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसको गर्म किया जा रहा है कि ठंडा किया जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो मिल रहा है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, क्या है, इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। जो हम मिला रहे हैं आपस में, जिनको क्रिया कराने जा रहे हैं, ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। उसको नीचे लिखना पड़ता है। अगर लिखा नहीं गया हो तो आप नहीं जान पाएंगे कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ठीक है, इसके अलावा जब इन दोनों का आपस में क्रिया हो रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट उत्पाद तो हम लोग को ही मिल रहा है, लेकिन इन दोनों की क्रिया के दौरान बीच में अगर कोई पदार्थ बन रहा है बीच में, तो फिर उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लाभ भी हैं और कुछ इसके नुकसान नहीं कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया से बहुत सारी चीज़ों का जानकारी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती है। तो ये ध्यान में रखना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। उन संकेतों को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको जब हम रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हम लोगों को नहीं पता चल पाता है कि कौन कितना मात्रा में है और जो बन रहा है वो ठोस है, द्रव है या गैस है। तो इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है।
और कितना मात्रा लिए हैं, कितना मात्रा बन रहा है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर पता चलता है कि कौन कौन सा पदार्थ लिए हैं और कौन कौन सा पदार्थ हमको मिल रहा है, इसकी जानकारी होती है। हम ये पदार्थ लिए हैं और हमको ये पदार्थ मिल रहा है। कितना ऊष्मा खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं होती है। कितना मात्रा मिल रहा है, इसकी जानकारी नहीं होती है। बीच में कोई पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी जानकारी नहीं होती है। बीच में कौन उत्प्रेरक है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये आपका हुआ रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को लिख दिया है और इसके एक एक को हम बड़ी ध्यानपूर्वक और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर होगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। हम प्रयास करेंगे कि वीडियो लंबा ना हो, छोटे छोटे वीडियो में आपको जो है अच्छे तरीके से हम समझा लें। तो शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे जो पहला टाइप होता है वो है संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर मैंने लिखा है कुल 5 तरह के मुख्य होते हैं, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं कुल 5 प्रकार की होती हैं। उसमें ब्रांचेज अलग अलग बनेंगे, लेकिन फिलहाल मुख्य रूप से देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती हैं। उसमें जो पहला है वो है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जुड़ना। और वियोजन मतलब होता है डीकम्पोजिशन, मतलब कि बढ़ जाना, बंटवारा हो जाना, 2 या 2 से अधिक भाग में बढ़ जाना। तो पहले गिन लीजिए संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए, जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है ये आगे चल के 3 भाग में बढ़ जाता है। जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है आगे चल के 3 भाग में बढ़ जाता है। एक प्रकाश अपघटन, एक ऊष्मीय अपघटन और एक विद्युत अपघटन। प्रकाश अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन, ध्यान में रखिएगा। फिर है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आगे जाके 2 प्रकार का हो जाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद है ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ठीक है। उसके बाद है आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये तो हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण की कितने प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना, कंबाइन हो जाना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके, संयोग करके या क्रिया करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमेशा 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे तो जरूर, लेकिन जो बनेगा उत्पाद वो केवल एक ही पदार्थ बनेगा, उसमें दूसरा कोई पदार्थ सह उत्पाद नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद मतलब कि केवल एक ही पदार्थ कोई बनना चाहिए, कोई एक ही यौगिक बनना चाहिए। तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद, केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, भले मिले 2 या 2 से अधिक। देखिए, मिलेंगे भले 2 या 2 से अधिक, लेकिन जो मिलने के बाद बनेगा वो सिर्फ एक ही पदार्थ बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शन लिखे हैं। देखिए, ये अमोनिया है, अमोनिया प्लस HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हो गया अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों मिलके बनाया
अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड देखिए मिला है दो पदार्थ, बना है एक पदार्थ, तो एकल उत्पाद बन रहा है, केवल एक पदार्थ बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी तरह यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कोयले के धुएं में मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें मिलाया गया है क्लोरीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन की जब आपस में क्रिया कराते हैं तो बनता है कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है। उसी तरह आगे C2H4 अगर देखें तो ये आपका एथीन है, इसका नाम क्या है, एथीन। ध्यान दीजिएगा ये एथीन है और एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जा रही है। एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जा रही है तो एथेन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखिए दो पदार्थ मिल रहा है लेकिन एक ही पदार्थ बन रहा है, मिल रहा है दो पदार्थ लेकिन बन रहा है एक पदार्थ। तो यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एथाइन है, इसका नाम क्या है, एथाइन, C2H2, इसको एथाइन बोलते हैं। और एथाइन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जा रही है तो यहाँ पर एथीन का निर्माण हो रहा है। एथाइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर क्या मिल रहा है, एथीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पदार्थ मिल तो रहे हैं लेकिन एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वियोजन अभिक्रिया। हमारा टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण नाम का लेसन शुरू किए हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है बट जाना, बंटवारा हो जाना। अपघटन का मतलब होता है टूट करके दो भाग में, दो या दो से अधिक भाग में टूट जाना। तो वियोजन और अपघटन दोनों एक ही शब्द है, इसका अर्थ होता है टूट करके क्या हो जाना, अलग अलग हो जाना या बंटवारा हो जाना। तो जब कोई यौगिक किसी भी बाह्य कारक के प्रभाव में, अब बाह्य कारक क्या हो सकता है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, ऊष्मा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकता है। तो कोई भी यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव से दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए तो हम उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब कोई यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव से दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है तो हम उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे भाग में क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए किसी बाह्य कारक के प्रभाव से। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि हम बाह्य कारक को हटा लें तो फिर हमारा यौगिक पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि हम बाह्य कारक को हटा लें तो हमारा जो यौगिक है, मूल यौगिक, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमारा यौगिक अगर एक बार में टूट गया तो फिर वो टूट गया। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक पदार्थ होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ हो गया। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये दो भागों में टूट जाता है। कैसे टूटता है, तो इसका Ca और इसमें से एक O, CaO, ठीक है। तो Ca और एक O, CaO मिल गया। अब बच गया C और यहाँ से दो ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा CO2। तो देखिए, तो हमारा जो यौगिक था कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो गया, वियोजित हो गया। कौन, एक है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कली चूना कहते हैं, और यह है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा एक यौगिक दो छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो गया, टूट गया। अब ये जो अभिक्रिया है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम कहेंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। और ये जो हमारा यौगिक है यह गर्म करने से टूटा है। ध्यान दीजिएगा, गर्म करने से, हम इस यौगिक को गर्म किए हैं तब जाके दो भाग में टूटा है। तो यहाँ बाह्य कारक कौन है, ऊष्मा है। बाह्य कारक कौन है, ऊष्मा है। हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए, उसको ऊष्मा दिए, तो वह दो
भाग में क्या हो गया, टूट गया। तो ये जो अभिक्रिया हुआ इसको हम कहेंगे कि ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। तो बहुत सिंपल है कि जब कोई यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव में दो या दो से अधिक छोटे छोटे या लघु यौगिकों में टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये ध्यान देना कि यदि हम देखिए यहाँ से इसको हम गर्म किए थे तो ये मिला था, तो गर्म करके हम तो प्राप्त कर लिए, दो भाग में तोड़ दिए। लेकिन जब यदि हम इसको गर्म करना बंद कर दें तो फिर ये दोनों मिलकर के ये नहीं बन पाएगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिल करके फिर CaCO3 नहीं बनेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने प्रभाव को हटा लें, गर्म करना बंद कर दें, तो फिर ये रिटर्न नहीं हो सकता है। एक बार यौगिक टूट गया तो फिर टूट गया। ठीक है। अब ध्यान देना कि जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरा होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, या आप इसको लिख सकते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, या इसको लिख सकते हैं आप विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये अपघटन अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये वियोजन या अपघटन की क्रिया है वो 3 प्रकार से हम लोग करा सकते हैं। पहला कैसे, तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, और उसके बाद वो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में, लघु यौगिकों में टूटता है, तब हम उसको कहेंगे कि वो कौन सा अभिक्रिया है, वो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था ये ऊष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है, ऊष्मा दिया है, तब जाके ये 2 भाग में टूटा है। तो यहाँ जो अपघटन की अभिक्रिया हो रही है, जो वियोजन की अभिक्रिया हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, ऊष्मा के कारण। हमारा बाह्य कारक कौन है, ऊष्मा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारक कौन होता है, प्रकाश होता है। अर्थात यदि हम किसी यौगिक को प्रकाश की उपस्थिति में, माने धूप में रखते हैं, और धूप में रखने के बाद वो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे लघु यौगिकों या लघु पदार्थों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। मतलब अपघटन अभिक्रिया तो है, लेकिन ये अपघटन अभिक्रिया किसके कारण हो रहा है, यहाँ बाह्य कारक कौन है, तो प्रकाश है। तो उसको हम कहेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे 2AgCl, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो ये सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग। हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में 2 जगह क्या होता है, टूट जाता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, प्रकाश के कारण संपन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। देखिए यहाँ भी हमारा अपघटन हो रहा है, मैंने टूट रहा है 2 भाग में, यह भी टूट रहा है 2 भाग में, लेकिन ऊपर वाले में ऊष्मा देने पर टूट रहा है तो वो ऊष्मीय अपघटन है। इस वाले में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के कारण टूट रहा है तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश अपघटन। और अगर हमारा अपघटन विद्युत धारा के कारण हो, विद्युत धारा के कारण हो, विद्युत की उपस्थिति में अगर अपघटन अभिक्रिया होती है तो उसको हम बोलेंगे विद्युत वियोजन। जैसे जल ले लिया जाए H2O, और जल में एक इलेक्ट्रोड माने 2 तार लगा दें, और एक तार में बैटरी से प्लस वाला जोड़ दें और उसी बैटरी के एक तार में माइनस वाला जोड़ दें। मतलब तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाएगा तो वहाँ जो करंट है वो किस में जाएगा, आपके जल में जाएगा। और जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, जल का अपघटन होगा, जल अपघटन होगा। और कैसे होगा, तो देखिए
2H2O जो है ये टूटेगा दो भाग में। और कैसे टूटेगा? तो 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तो ये जो यहाँ पर भी देखिए जल हमारा दो भाग में टूट रहा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ध्यान दीजिएगा, जल हमारा किस में टूट रहा है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। लेकिन इसके टूटने का कारण कौन है? यहाँ बाह्य कारक कौन है? तो यहाँ बाह्य कारक है कौन? विद्युत। इसलिए इसको हम बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कुल मिला के अगर अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण होता है तो उसको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। अगर अपघटन अभिक्रिया प्रकाश के कारण होता है तो उसको प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन कहेंगे। और यदि हमारा अपघटन अभिक्रिया विद्युत के कारण होता है तो उसको हम विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। आइए अब देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है कि किसी को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेना। प्रतिस्थापन भी सेम चीज़ है, किसी को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेना। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं वो किस तरह की होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें एक क्रियाशील तत्व एक दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले। ध्यान दीजिएगा, जब किसी एक क्रियाशील तत्व द्वारा किसी यौगिक के दूसरे कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। सीधा सीधा समझिए कि हमारे पास दो पदार्थ हैं, इसमें एक तत्व अधिक क्रियाशील है, इस यौगिक में जो है एक कम क्रियाशील तत्व है। तो ये क्रियाशील तत्व जो है ये क्या करेगा? इसके कम क्रियाशील तत्व को हटाएगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे वर्तमान समय में इजराइल और हमास, इजराइल काफ़ी क्रियाशील है, हमास उसकी तुलना में कम क्रियाशील है। इजराइल मारेगा, धो देगा, हमास को धो ही रहा है, और उसके बाद से हमास को क्या कर देगा? हटा देगा वहाँ से। देखिए, जैसे जिंक प्लस CuSO4, देखिए यहाँ पर जिंक है एक तत्व है, और कापर सल्फेट, इसमें कापर क्या है? एक तत्व है। अब अगर तुलना करें कि जिंक और कापर में कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, कापर कम क्रियाशील है। ये इजराइल है, ये हमास है। होगा क्या कि यह अधिक क्रियाशील है तो यह कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा? वहाँ से हटा के उखाड़ के फेंक देगा बाहर और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और ये बना लेगा ZnSO4 प्लस कापर कहाँ गया? बाहर। बहुत सिंपल है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये अभिक्रिया भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, एकल विस्थापन का मतलब क्या है कि एक तत्व को किसी एक तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा देगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ये एकल विस्थापन है। दूसरा क्या है? द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, Na2SO4 और प्लस BaCl2। इसमें देखिए ये सोडियम सल्फेट है और आपका ये जो है बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन, यहाँ दो तत्वों का विस्थापन होगा और वो अपना क्या करेंगे?
एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा और खुद वहाँ पर जाके अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और वो तत्व पहले वाले का स्थान ग्रहण कर लेगा। मतलब इसमें आपस में स्थान का क्या होता है, वो परिवर्तन हो जाता है। एक तत्व दूसरे का स्थान ग्रहण कर लिया और दूसरा तत्व पहले का स्थान ग्रहण कर लिया। अब ये होता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो Na है वो पॉजिटिव होता है, SO4 कैसा होता है, नेगेटिव, इसमें Ba पॉजिटिव होता है और क्लोरीन कैसा होता है, नेगेटिव। तो क्या करता है कि ये जो Na2 है ना, वो इस Ba को हटा के खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इसका Na2 Ba को हटाएगा, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो बना लेगा 2NaCl। इसका 2 Na इसके 2 Cl से मिल जाएगा। Ba को हटा दिया और Ba के बदले में खुद अपना स्थान ग्रहण कर लिया, 2NaCl। और इसका जो Ba है, अब देखिए Na क्या किया, Ba को हटा दिया, तो Na Ba को हटाया तो Ba की जगह पर Na चल गया और Na की जगह पर कौन आ जाएगा, Na की जगह पर Ba आ गया। मतलब इधर हो जाएगा आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब दो यौगिक के जो तत्व हैं वो अपना स्थान क्या करते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान कर लेते हैं। अपना एक तत्व दूसरे के स्थान पर आ गया और दूसरा जो था उसका तत्व पहले के स्थान पर आ गया। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट, इसका सोडियम बेरियम के स्थान पर आ गया और इसका बेरियम सोडियम के स्थान पर आ गया। तो विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है, आपस में अपना स्थान चेंज कर ले रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि ये द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक एकल विस्थापन और दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम इस क्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो उस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो वातावरण से ऊष्मा क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा वातावरण में क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। तो इस प्रकार अगर रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला ऊष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो उस अभिक्रिया के दौरान ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को बाहर निकालता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा वातावरण में बाहर निकालता है, माने ऊर्जा को बाहर वातावरण में मुक्त करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे ग्रेफाइट है, आप जानते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन है, कार्बन का ही एक रूप है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को भी हम किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। ये ग्रेफाइट है, ये ऑक्सीजन है। अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ ही साथ 94 किलो जूल, और साथ ही साथ यहाँ पर 94 किलो जूल ऊर्जा भी मुक्त होती है। यही ध्यान देना है, साथ ही साथ 94 किलो जूल ऊर्जा यहाँ से क्या होती है, मुक्त होती है। मतलब वातावरण में ऊर्जा क्या हो जाता है, निकल जाता है। मतलब ये जो अभिक्रिया है, ये आपका ग्रेफाइट और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके CO2 बनाया और साथ ही साथ 94 किलो जूल ऊष्मा वातावरण में बाहर निकाल दिया। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपका है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का क्षेपण करने वाला, ऊष्मा को बाहर निकालने वाला। तो आप समझ गए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा कहाँ निकल जाती है, बाहर निकलती है। तो जहाँ पर ऊष्मा बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सिर्फ यही नहीं, और भी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O। CaO क्या है? कली चूना है, और जब कली चूना को पानी में भिगोया जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि जब चूना को पानी में भिगोते हैं तो पूरा पानी गर्म हो जाता है। पूरा पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। देखिए, जब कली चूना को पानी में भिगोते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ये बन गया बुझा चूना। बुझा चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी ऊर्जा से पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये दो आपके एग्जाम्पल होंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? बाहर जाती है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा को दिखाना होता है तो हम उत्पाद के तरफ प्लस करके ऊर्जा को दिखाते हैं। तो उत्पाद के तरफ प्लस करके जब ऊर्जा दिखाएंगे तो समझिएगा कि वो ऊर्जा बाहर निकल रहा है। इसके अलावा दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, शोषी मतलब होता है अवशोषण करना, और किसका? ऊष्मा का। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वातावरण से ऊष्मा क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वातावरण से बाहर से ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के साथ साथ ये वातावरण से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। कितना? तो 45 किलो जूल। 45 किलो जूल ऊष्मा क्या करता है? वातावरण से ग्रहण कर लेता है। तो चूंकि ये ऊर्जा वातावरण से ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम इस ऊर्जा को जब लिखेंगे तो उत्पाद के साथ क्या लगा के लिखेंगे? माइनस लगा के लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, उत्पाद के साथ क्या लगा के लिखेंगे? माइनस लगा के लिखेंगे। ये हर हाल में आपको ध्यान में रखना है कि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा कहाँ निकलती है? बाहर जाती है। ऊष्माशोषी में ऊर्जा कहाँ आता है? वातावरण से अंदर आता है। ठीक है। ऊष्माक्षेपी में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम उत्पाद के साथ प्लस लगाकर लिखते हैं, और ऊष्माशोषी में जो ऊर्जा ग्रहण किया जाता है उसको उत्पाद के साथ माइनस लगा के लिखते हैं। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं N2 प्लस O2, और इधर माइनस लगा के लिखे हैं तो अगर इधर लिखना चाहे तो प्लस लगा के लिख सकते हैं, प्लस 45 किलो जूल, और ये बन गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब हम पढ़ते हैं आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम समझते हैं आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, आक्सीकरण अभिक्रियाएं का मतलब क्या है? यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा या किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है, मतलब कि यदि किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, उसको हम बोलते हैं आक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है अपचयन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तहाँ इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी। तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। जैसे सोडियम है, तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्या करता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनता है, तो यहाँ पर कौन सा क्रिया होता है? आक्सीकरण। लेकिन इसके उल्टा क्लोरीन में होता है। क्लोरीन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनता है। आपको पता है कि सोडियम के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह अपना अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह अपना अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा वहाँ पर आक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा वहाँ पर क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो आक्सीकरण में आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए?
कमी होनी चाहिए। और अपचयन में ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन में कमी और यहाँ इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अर्थात किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, और जहाँ पर किसी पदार्थ द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होता है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि इस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला पदार्थ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। तो हमारा जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला पदार्थ है, मतलब यही क्लोरीन है जिसके चलते ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ, त्याग करने वाला पदार्थ अपचायक पदार्थ कहलाता है, अपचायक पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो सोडियम क्या है, अपचायक पदार्थ है, और क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो अभिक्रिया हो गया कौन, ऑक्सीकरण। लेकिन इस पदार्थ को हम बोले कि क्या है, अपचायक है। और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो अभिक्रिया तो यहाँ अपचयन का हो रहा है, लेकिन अपचयन की अभिक्रिया जो करने वाला पदार्थ है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला जो पदार्थ है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है यहाँ ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि भी होती है। मतलब कि अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु में वृद्धि हो रही है, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो रही है तो उस अभिक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, माने हाइड्रोजन परमाणु की कमी हो रही है, तो उस अभिक्रिया को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पहचानने के 3 तरीके हैं, 3 तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। पहला, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि होती है तो वहां भी ऑक्सीकरण हो रहा है। या वह अभिक्रिया जहां पर हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, अलग होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक इसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा था, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, कमी होगा। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु की कमी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको, रिडॉक्स अभिक्रिया। और ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर अभिक्रियाओं में जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है तहाँ अपचयन भी होता है, क्योंकि एक परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो कोई ना कोई उसको ग्रहण करने वाला जरूर रहेगा। तो मैक्सिमम अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ क्रियाएं होती है, तो उस दोनों क्रियाओं को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। आइए समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान में हम लोग तत्वों, यौगिकों के बारे में ही पढ़ते हैं। हालांकि इस लेसन में जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम का जो लेसन हम लोग शुरू किए हैं, इसमें हम लोग पढ़े हैं रासायनिक समीकरण के बारे में।
कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये दो पदार्थ क्या हैं? एक पदार्थ, दो पदार्थ, ये दो पदार्थ क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि पदार्थों और यौगिकों का जो निर्माण होता है वो तत्वों से होता है। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी भी यौगिक का निर्माण, किसी भी पदार्थ का निर्माण तत्व से होता है। और तत्व जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सब तमाम तरह के क्या है? तत्व हैं। इन तत्वों को आपको याद होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इन तत्वों को हम लोग संकेत से प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, हम लोग सोडियम को Na से दिखाते हैं। तो ये क्या है? ये क्लोरीन का ये संकेत है Cl। क्लोरीन का संकेत क्या है? Cl। सोडियम का संकेत क्या है? Na। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। तो हर तत्व का कुछ न कुछ क्या होता है? एक संकेत होता है। हर तत्व को हम उस तत्व का पूरा नाम न लिख करके उसको कुछ संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह हम यौगिकों को भी संकेत के रूप में लिखते हैं। तो यौगिकों को जिन संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको हम बोलते हैं उस यौगिक का अणु सूत्र, या उस यौगिक का क्या है? सूत्र है। जैसे आप लोगों को पता है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, इसको हम NaCl से दिखाते हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। उसी तरह H2SO4, यह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग बोलते हैं तेजाब। ये क्या है? तेजाब। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो तमाम तरह की क्या है? ये यौगिक हैं। जल H2O, ये तमाम तरह के क्या है? यौगिक हैं। तो इन यौगिकों को भी हम न संकेतों के रूप में दिखाते हैं। अब नमक को हमको लिखना होगा केमिस्ट्री के भाषा में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? NaCl लिखेंगे। तेजाब को लिखना होगा तो H2SO4 लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे HCl। जल को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे H2O। ये क्या है? ये अणु सूत्र है। ये अणु सूत्र है, यही हमारे पदार्थ हैं, यही हमारा यौगिक है। NaCl, H2SO4, HCl, ये तमाम तरह के क्या है? यौगिक हैं। और यही यौगिक जब आपस में क्रिया करते हैं तो फिर नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। यही यौगिक जब आपस में क्रिया करते हैं तो नए नए पदार्थों का निर्माण होता है, और उसी को हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर हमको प्रदर्शित करना हो, लिखना हो, तो हम रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले यौगिकों की सहायता से अगर प्रदर्शित करना हो तो हम उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और यौगिकों के संकेतों और सूत्रों का प्रयोग करते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जब हम संकेतों और अणु सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि ये रासायनिक समीकरण है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे एक पदार्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक पदार्थ होता है HCl, ये क्या है? अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है। देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र है। ये अणु सूत्र ये बताता है ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो HCl हमको ये बताता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो एक तरह से कहे तो ये यौगिकों के क्या है? संकेत हैं। हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरा न लिख करके HCl लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम पूरा ना लिख करके NaOH लिख दे रहे हैं एक संकेत के रूप में। इस संकेत को ही बोलते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? अणु सूत्र है। मतलब कि दो यौगिक, दो पदार्थ आपस में क्रिया करने वाले हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक HCl। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में क्रिया करता है तो यहाँ पर निर्माण होता है इसका Na और इसका Cl मिला के बना लेता है NaCl, और इसका OH और इसका H और H H2
और ये यहाँ का O बन गया H2O। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम कराए हैं, किससे किससे कराए हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब क्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड नमक बनता है और जल बनता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन सूत्रों और संकेतों का प्रयोग किए हैं, यही सूत्रों और संकेतों का जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों की सहायता के अणु सूत्रों की सहायता से या संकेतों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब कि रासायनिक समीकरण के प्रदर्शन को हम जिस समीकरण से उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये हमारे लिए क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसमें ध्यान देना कि ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और यह पदार्थ बन रहा है। तो ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे इनको, अभिकारक। इनको हम बोलेंगे उत्पाद। इनको क्या बोलेंगे, उत्पाद। ये हो गए अभिकारक और ये हो गया आपका उत्पाद। ठीक है। जैसे एक और रिएक्शन लेते हैं, जिंक हो गया और CuSO4। ध्यान दीजिएगा, जिंक की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, CuSO4 से। यह एक पदार्थ हो गया, यह एक पदार्थ हो गया। अब जब दोनों क्रिया करेगा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, सिंपल है एकदम। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जितना भी रासायनिक अभिक्रिया को हम इन संकेतों और सूत्रों के द्वारा जो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इस प्रदर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो ये सभी क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसमें ये दोनों अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद है। यहाँ अभिकारक है और यहाँ क्या है, उत्पाद है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों या यौगिकों के संकेतों और प्रतीकों द्वारा उस रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त प्रदर्शन है या प्रदर्शन है, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ये हमारे पास कुछ रासायनिक समीकरण हो गए। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला बात यह है कि अभिकारक हमारे पास है और उत्पाद है। तो हम एक बार अभिकारक के एलिमेंट को गिनना चाह रहे हैं और एक बार उत्पाद को गिनना चाह रहे हैं। देख रहे हैं क्या मिल रहा है। अभिकारक में अगर देखा जाए इसमें तो सोडियम एक है, सोडियम एक, ऑक्सीजन कितना है, एक है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, क्लोरीन कितना है, एक है। तो एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। इधर आप देखेंगे तो सोडियम कितना है, एक है। ध्यान दीजिएगा, इधर भी एक सोडियम, इधर भी एक सोडियम, इधर एक ऑक्सीजन, इधर भी आपका एक ऑक्सीजन, इधर दो हाइड्रोजन H और H, इधर भी आपका दो हाइड्रोजन, इधर एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन। तो ये दोनों तरफ मतलब कि अभिकारक में और उत्पाद में जो भाग लेने वाले आपके पदार्थ हैं, उनमें जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो अगर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है तो हम कहते हैं कि जो ये रासायनिक समीकरण है वो कैसा है, वो संतुलित है। रासायनिक समीकरण कैसा है, संतुलित है। और अगर किसी कारणवश बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि क्या है, असंतुलित है। ठीक है। जैसे इधर देख लीजिए, एक जिंक और इधर भी एक जिंक, जिंक बराबर है, एक कॉपर, एक कॉपर, कॉपर भी बराबर है, एक सल्फर, एक सल्फर, सल्फर भी बराबर है, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु भी बराबर है। तो दोनों साइड में यहाँ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है वो कैसा है, संतुलित है। और अगर बराबर नहीं होता तो हम कहते हैं कि क्या है, ये असंतुलित है। हम लोग क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण हमारा कैसा है, असंतुलित है। इसमें आप देख सकते हैं
Mg का मतलब कि मैग्नीशियम कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है। O2 तो सिंपल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो MgO है ये को बार है 2 बार है। MgO 2 बार मतलब मैग्नीशियम भी 2 बार है और ऑक्सीजन भी 2 बार है, तो दोनों ओर 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। ये भी आपका कैसा समीकरण है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ना हमको असंतुलित समीकरण मिल जाते हैं। अब असंतुलित का मतलब क्या हो सकता है, जैसे देखिए असंतुलित का मतलब कि जिनमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, दोनों में परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं असंतुलित। जैसे आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। तो आप देखेंगे कि इधर 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, जबकि इधर देखेंगे तो केवल एक ही नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है। तो इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। तो क्या ये जो रासायनिक समीकरण है संतुलित है? नहीं, बिल्कुल संतुलित नहीं है। इसको हम कहेंगे कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। तो जब रासायनिक समीकरण असंतुलित होता है तो 10th के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाता है कि दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो 10th के क्लास में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कभी कभी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कह देता है, हालांकि वो असंतुलित रहता है और उसको कहता है कि आप क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। ठीक है। तो उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा। और अब हम ये समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। आइए अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। 10th लेवल में 10th क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की केवल एक विधि के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है जांच एवं त्रुटि विधि। हालांकि जांच एवं त्रुटि विधि के अलावा अन्य कई विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरणों को हल करते हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट लेवल की हो जाती हैं। तो 10th लेवल में हम लोगों को रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की केवल जांच एवं त्रुटि विधि ही पढ़ना है। तो जांच एवं त्रुटि विधि का प्रयोग करके हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने एक असंतुलित समीकरण लिया है जिसमें सोडियम, जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन है। मतलब ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा क्या है, उत्पाद है। हम दोनों तरफ देखते हैं कि इनमें कोई संतुलन नहीं है। देखिए इधर एक अन्य है, इधर एक अन्य है, अन्य तो बराबर है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो हाइड्रोजन क्या है, असंतुलित है। ऑक्सीजन ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है। तो सोडियम और ऑक्सीजन तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो हमको इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो जांच एवं त्रुटि विधि में आपको 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और वो 3 चीज आप रटेंगे नहीं, उस 3 चीज को समझेंगे और अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर करेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में एकदम धड़ाधड़ इसको आप लिख कर आए। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें, सबसे पहला काम ये होता है कि हम पहले लिख लेते हैं तत्वों के परमाणुओं को कि अभिकारक की तरफ कितने परमाणु हैं और उत्पाद की तरफ कितने परमाणु हैं। तो अभिकारक की तरफ अगर हम परमाणु लिखें, ये हमारा अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया, उत्पाद। अगर हम अभिकारक की तरफ देखें तो सोडियम कितना है, 1 है। उत्पाद की तरफ देखें तो सोडियम कितना है, 1 है, दोनों बराबर है। हाइड्रोजन देखें इधर तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन देखें तो कितना है, 3 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल हाइड्रोजन परमाणु में आ रहा है। जो अंतर है केवल हाइड्रोजन परमाणु में है। देखिएगा यही इसी में अंतर है, बाकी ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों भी बराबर हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं को लिख लेते हैं, ताकि हमको ये पता चल पाए कि कौन बराबर है और कौन जो है बराबर नहीं है। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम ये करते हैं कि हम संतुलित करते समय इनके सूत्रों को नहीं बदलते हैं। जो अणु सूत्र हैं इनको हम नहीं बदलते हैं। जैसे NaOH है तो NaOH ही रहेगा, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसको Na2OH नहीं कर सकते हैं, या NaO2OH या NaOH3 ऐसा कुछ नहीं करेंगे। NaOH है तो NaOH है। यहाँ H2O है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे।
H2O का H2O ही रहेगा, सोडियम का सोडियम ही रहेगा, हर चीज वही रहेगा। बस इन अणु सूत्रों के आगे कुछ अंकों का प्रयोग करेंगे, इन अणु सूत्रों के आगे कुछ हम अंकों का प्रयोग करेंगे। उन अंकों के गुणा करके, उन अंकों से गुणा करके हम इसके परमाणुओं को बराबर करेंगे। मतलब कि अणु सूत्रों में उचित गुणांक से गुणा करके हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो अणु सूत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये करते हैं कि हम लोग सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करते हैं जहां पर डिफरेंस सबसे कम होता है। सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करते हैं जहां डिफरेंस सबसे कम होता है। तो ये तो बराबर है, इसको क्या संतुलित करना है, ये बराबर है, ठीक है। यही एक हाइड्रोजन परमाणु है जो बराबर नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा स्टेप एक तरह से कहें तो फर्स्ट था, ये लिखना। अब हम अपना स्टेप सेकंड अप्लाई करते हैं। स्टेप सेकंड में हम किसको बराबर करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को। तो लिखेंगे H परमाणु को संतुलित करने पर, H परमाणु को संतुलित करने पर। तो H परमाणु को संतुलित करना होगा तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सूत्र में तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, आगे हम अंकों से गुणा करके ही इसको बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इधर अगर हम N लिख दीजिए, वैसे N में कोई दिक्कत नहीं है, N है तो है, रहने दीजिए, अभी हम हाइड्रोजन पर केवल फोकस कर रहे हैं। तो इधर अगर हाइड्रोजन को थोड़ा सा बढ़ाना हो, क्योंकि इधर देखिए 3 हाइड्रोजन है और इधर कितना है, 2 है, ध्यान दीजिएगा, इधर 3 है, इधर कितना है, 2 है। तो हमको इसी को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पर उचित गुणांक से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारा उचित गुणांक क्या है। तो 1 से गुणा करेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 1 से गुणा करेंगे ही नहीं। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं, 2 से गुणा करते हैं। 2 से अगर यहाँ पर गुणा करें तो ये जानते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2O। मतलब इधर हाइड्रोजन परमाणु जानते हैं कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन परमाणु 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इधर परमाणु कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर कितना है, इधर तो 3 है, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि अगर देखिए इधर 4 हो चुका है, 1 से हम गुणा कर नहीं सकते हैं, 1 से गुणा करने से कोई फायदा है नहीं, तो गुणा हम 2 या 3 से करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि हम चलिए 2 से गुणा कर दिए। तो जैसे ही 2 से गुणा किए तो H2 हाइड्रोजन का 2 परमाणु तो था, और डबल कर दिए तो ये 2H माने H2O परमाणु को बार 2 बार, इस तरह से H2O प्लस H2O, इसका मतलब ये होता है 2 बार है। तो हाइड्रोजन को बार 2 बार हो गया, मतलब 4 हो गया। H2 4 हाइड्रोजन परमाणु हमारा लेफ्ट में हो गया। अब हमको हर हाल में राइट में किसी ऐसे अंक से गुणा करना पड़ेगा कि उधर भी 4 हाइड्रोजन ही बने। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 दूना तो यही 4 हो जाएगा, आएगो यह 5 हो जाएगा, फिर इधर एक्स्ट्रा हो गया 1। तो हम यहाँ तो गुणा नहीं करने वाले हैं, तो हम क्यों ना इसके आगे गुणा कर देते हैं 2 से, 2NaOH प्लस H2। अब देखिए यहाँ कमाल की बात क्या है, इधर 4 हाइड्रोजन और इधर 2 से गुणा करने से फायदा हुआ कि 2 से गुणा करने का मतलब ये हुआ कि अब Na को बार हो गया 2 बार, O को बार हो गया 2 बार, H को बार हो गया 2 बार, तो 2 बार H तो हो ही गया। तो यहाँ से 2 बार H और यहाँ का 2 बार H, 4 बार H हो गया। मैंने हाइड्रोजन परमाणु कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब दोनों तरफ क्या बराबर हो गया, तो हाइड्रोजन परमाणु बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या बराबर हो गया, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ अगर 3 से गुणा करते ना तो ये 3NaOH हो जाता, तो H यहाँ पर को बार हो जाता, 3 बार हो जाता, और यह 2, तो 3 2 कितना हो जाता, 5 हो जाता। तो इधर 4 इधर हो जाता 5, तो फिर हमारा संतुलन बिगड़ गया। तो सबसे उचित गुणांक कौन है, 2। ध्यान दीजिएगा, इस जांच एवं त्रुटि विधि को हम अनुमान विधि भी कहते हैं। हम अनुमान लगा लगा कर इसको क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, और ये अनुमान आपको भी लगाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमको किससे गुणा करना पड़ा, 3 से, किससे गुणा करना पड़ा, 2 से। तो 2 से गुणा किए तो 2 से देखिए 2H2O हुआ, और इधर हाइड्रोजन परमाणु कितना हो गया, 4 हो गया। इधर ऑलरेडी 3 था
तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो इस 1 में हम क्या किए 2 से गुणा कर दिए, तो 2 एक ने यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन परमाणु आपका क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अब देखते हैं कि अब गड़बड़ी किसमें है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा परमाणु संतुलित है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन परमाणु संतुलित हो गया, हमने टिक मार दिया। एक बार देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु बराबर है कि नहीं है। पहले बराबर था, अभी देखते हैं कि अभी बराबर है कि नहीं है। तो इधर देखिए 2H2O है ना, तो 2O, यहाँ O के सामने क्या है 2 है, मतलब ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2NaOH, तो यहाँ पर O के आगे क्या है 2 है, मतलब इधर भी कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन परमाणु भी यहाँ पर क्या है बराबर है, अभी तो बराबर है। अब बराबर नहीं है वो कौन है, देखिए सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम कितना है 2 है, तो बस सोडियम का परमाणु ही बराबर नहीं है। तो अब स्टेप 3 में लिखेंगे Na परमाणु को संतुलित करने पर, तो सोडियम परमाणु देखिए इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर देते हैं। तो इधर जैसे ही हम 2 से गुणा किए तो हो गया 2Na प्लस, यहाँ पर तो 2H2O पहले से है, 2H2O इक्वल टू 2NaOH, 2NaOH प्लस H2 प्लस H2। अब देखिए दोनों तरफ सब संतुलित हुआ कि नहीं। अब देखिए इधर 2Na इधर भी 2Na, सोडियम बराबर 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ हर चीज का हो गया संतुलित हो गया। तो ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जांच एवं त्रुटि विधि से क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बराबर हो चुका है, सब बराबर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और इक्वेशन हम संतुलित करते हैं। आइए एक इक्वेशन और देखते हैं। ये इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये असंतुलित है, इसको हमको क्या करना है संतुलित करना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज कि हम पहले ये देख लेते हैं कि किधर कितना परमाणु है, किधर कितना परमाणु है पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो अभिकारक में अगर देखें तो पहले हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं। ये आपका हो गया अभिकारक, अभिकारक इधर हम लिख देते हैं उत्पाद। हम जानबूझ के उत्पाद के नीचे लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। तो अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन परमाणु कितना है, अभिकारक की तरफ देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मतलब 2 1 3 हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, अगर आप उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन देखेंगे ना तो उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन केवल 2 है, कितना है 2 है। फिर आप इधर नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है। इधर देखेंगे तो नाइट्रोजन कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, उत्पाद की तरफ अगर आप ऑक्सीजन देखें, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो 3 2 कितना हो गया 5। अगर आप इधर ऑक्सीजन देखें तो O3 करके 2 बार, देखिएगा O3 करके ट्वाइस है, O3 करके 2 बार, तो O3 मतलब ऑक्सीजन का 3 परमाणु, 3 परमाणु करके को बार है 2 बार, तो 3 दूना 6 और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु कितना हो गया 7 हो गया। अब कैल्शियम परमाणु है तो कैल्शियम इधर देखेंगे तो 1 है और इधर देखेंगे तो इधर भी कैल्शियम कितना है 1 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन बराबर है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑलरेडी क्या है बराबर है, कैल्शियम बराबर है। हाइड्रोजन 3 और 2, इधर 3 इधर 2, नाइट्रोजन इधर 1 इधर 2, ऑक्सीजन इधर 5 इधर 7। तो हमने तो एक लिस्ट बना लिया किधर कितना परमाणु है। अब दूसरा काम हम ये करते हैं कि सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि हमको किसी भी सूत्र में कोई बदलाव नहीं करना है। HNO3 है तो HNO3 ही रहेगा, ये CaOH का होल ट्वाइस है तो उतना ही रहेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। बस हम इनके आगे उचित अंकों से गुणा करा करके ही इसका संतुलन करते हैं परमाणुओं का। सूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि देखना है कि सबसे कम डिफरेंस कहाँ है।
सबसे कम डिफरेंस कहाँ है, तो सबसे कम डिफरेंस हमको नाइट्रोजन में दिख रहा है। सबसे कम डिफरेंस देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का 3 परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु है, 3 2 डिफरेंस तो 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 है, एक में 1 परमाणु, एक तरफ 2 परमाणु नाइट्रोजन का, तो यही सबसे कम है। इधर ऑक्सीजन का 5 है, इधर ऑक्सीजन का 7 है, तो थोड़ा सा मतलब संख्या में तो बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं कि तीनों ये संतुलित है, नहीं, तीनों के तीनों क्या है, असंतुलित है, लेकिन सबसे जो कम डिफरेंस है वो नाइट्रोजन वाला है। तो हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, नाइट्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखेंगे, ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकेंड, अब स्टेप सेकेंड में हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, नाइट्रोजन को। तो लिखेंगे नाइट्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर, नाइट्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर। अब नाइट्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए देखिए, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इधर 2 से गुणा कर देंगे आगे। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी आपका 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, इधर भी कितना नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो इसके लिए देखिएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो बना करके CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु संतुलित हो गया। यहाँ पर देखिए 2N आ गया, N के आगे क्या लग गया है, 2 लग गया है, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन इधर हो गया और 2 नाइट्रोजन यहाँ पर इधर हो गया, तो नाइट्रोजन परमाणु क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो 2 तो हमारा संतुलित हुआ। Ca अभी भी संतुलित है, यहाँ पर एक Ca है, यहाँ पर भी एक Ca है, तो C अभी भी संतुलित है, तो 2 हम लोग संतुलित कर लिए। अब तीसरा संतुलित करते हैं। तो तीसरा में यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का 5 परमाणु, यहाँ पर 7 परमाणु। तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्यादा है, तो हम इसको बाद में संतुलित करेंगे। जो कम होता है उसी को पहले संतुलित करते हैं, तब हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हाइड्रोजन कितना हुआ, तो इधर हमारे पास H2, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हमारे पास इधर हो चुके हैं। इधर देखिएगा, तो इधर 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 केवल 2 हाइड्रोजन है, केवल कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गया है, इधर 2 हाइड्रोजन हो गया है। तो क्यों ना हम हाइड्रोजन जिधर 2 है उधर 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर तो 4 है ही। तो अब हम किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु को। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 में H परमाणु को, माने हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर। तो इधर देखिए, इधर आपका है 2HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस 2H2O। बस H2O में हम क्या किए हैं, आगे 2 से गुणा किए, जैसे 2 से गुणा किए तो जो H2O 2 बार H2 हो गया, मतलब यहाँ इधर कितना हो गया, 4, और इधर 4 पहले से था, देखिए 2H इधर और 2H यहाँ पर, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब बच गया ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारा संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इधर, अब देखिए कितना ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम पहले संतुलित था, यहाँ भी एक Ca संतुलित है। उसके बाद हम लोगों ने नाइट्रोजन को संतुलित किया, फिर हाइड्रोजन को संतुलित किया। अब देखते हैं ऑक्सीजन की कि इसकी क्या स्थिति है। तो ऑक्सीजन में देखेंगे तो इधर O3 करके क बार है, 2 बार है, तो O3 माने 3 परमाणु है, 3 परमाणु के ग्रुप में कितना है, 2 है, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, और O2 करके यहाँ पर है, तो 6 2 8, तो एक तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए। तो आप इधर देखेंगे तो O3 करके क बार है, 2 बार है, तो O3 करके 2 बार है, मतलब 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, और देखिएगा 2 यहाँ पर हो गया, तो 6 दूना 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये स्वतः संतुलित हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। हम
नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को संतुलित किए तो ऑक्सीजन अपने आप क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा रासायनिक समीकरणों का संतुलन। यदि आपको और किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो फिलहाल हमारी तरफ से तो लेसन अब क्या हो गया, पहला लेसन समाप्त हो गया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।